Hello, my future doctors. This side your bio wali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. तो बच्चों हमने अभी इवोल्यूशन पढ़ा था, तो इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए मैंने तुमसे कहा था कि एक वीडियो लेकर आऊंगी जहाँ पे हम ये करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को भी कवर अप करेंगे, जहाँ पे हमें हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना है ताकि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लो, कैलकुलेटर नहीं उठाना है क्योंकि स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल से दिमाग लगेगा तो तुम्हें हाथों से कैलकुलेशन करनी है। हमारा आज का एजेंडा क्या है? हमारा आज का एजेंडा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना। ठीक है, शुरू हो, तैयार हो? तो चलो, सबसे पहले मैं कराऊंगी हार्डी-वीनबर्ग के न्यूमेरिकल्स। उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीजें क्या है उन्हें समझते हैं। जैसे हार्डी-वीनबर्ग बात करता था एक तो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज की, और एक तरफ वो बात करते थे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज की, है ना? एलीलिक फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। तो हार्डी-वीनबर्ग के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हमारा अलील है कैपिटल टी और एक हमारा अलील है स्मॉल टी, ठीक है? तो इनकी फ्रीक्वेंसीज को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स पी एंड क्यू। तो इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? पी, एंड इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यू। ठीक है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हमारे पास जीनोटाइप्स होते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके लिए अगर मुझे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो इट इज गोइंग टू बी P स्क्वायर, इट इज 2PQ एंड इट इज Q स्क्वायर। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को इक्विलिब्रियम में डालना है, तो उसके लिए क्या था? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बस यही साधारण सी बातों को हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। और तुम्हारी स्क्रीन पे 5000 रुपए के लिए सवाल तो उड़ चुका है, रुको, ये रहा 5000 के लिए पहला क्वेश्चन है ये। There are two alleles A1 and A2, out of which one A1 has nil abundance in a population. Then the abundance of second allele is। अरे भाई इतना सिंपल सवाल, क्या बोल रहा है? दो alleles है A1 A2, ठीक है? एक पॉपुलेशन में A1 की फ्रीक्वेंसी है निल यानी कि 0, तो A2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, इसकी है P, इसकी है Q, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। तो A2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1। ठीक है, नेक्स्ट सारे मिक्स्ड अप क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से समझना। द माइग्रेशन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इनटू अ पॉपुलेशन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन बाय इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड एज। जीन्स का माइग्रेशन हो रहा है बाय इंटरब्रीडिंग, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज जीन फ्लो, जीन का मूवमेंट, जीन का माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 28,800 इंडिविजुअल्स, परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल इज 49%। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। मतलब जो हो सकता है ना स्टार्टिंग में सबसे तगड़ा सवाल है। क्या बोल रहा है कि टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं? 28,800। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की है, डोमिनेंट होमोजाइगस मान लो ये है, इसका दिया हुआ है 49%। तो 49% तो P स्क्वायर है ना? P स्क्वायर है। अगर मैं इसकी P की वैल्यू लेकर आऊं तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.7, है ना? P स्क्वायर है 4, मतलब ऐसे ही समझ लो। इसको मैं ऐसे करके लाऊं, जो लोग मेरी तरह मैथ्स में थोड़े से कमजोर है उनके लिए बता देती हूँ। ये 49% है, विच इम्प्लाइज 49/100। ये क्या है? P स्क्वायर है ये, है ना? तो P कितना आ जाएगा? 0.7। अब वो बोल रहा है कि तुम्हें बताना है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो P की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। तो P और Q तुम्हें पता है। हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2PQ,
PQ, which is going to give you 2 into 0.3 into 0.7. 7 3 21, 21 into 2 42 है ना, तो it is going to be 42%. ऑप्शन नंबर सेकंड है ना. अब ऐसे मत ही करना प्लीज, नीट का एग्जाम है, ऐसा मत करना 0.3 इंटू 0.7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करो. भाई तुम्हें पता है 42 के टर्म्स में आ रहा है तुम्हारा आंसर पॉइंट्स में, तो 42% आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना. आया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिसेसिव अलील फॉर सर्टेन हेरिडिटरी ट्रेट इज 0.20. तो मैं Q की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.20, तो पहले यहाँ से P की निकाल लो. P की कितनी हो जाएगी 0.80 है ना. What percent of individual in the next generation will be expected to show the dominant trait? Dominant trait कौन कौन से organisms दिखा सकते हैं, तो आंसर निकालो पहले तुम लोग. आंसर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो तुमने दूसरे डोमिनेंट एलील की निकाल ली. अब बोल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने ऑर्गेनिजम्स डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे. सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. डोमिनेंट ट्रेट बताना है यानी कि तुम्हें p स्क्वायर कर देना है. p स्क्वायर 80 यानी कि 64 के टर्म्स में आंसर आ जाएगा. क्या यही आंसर आएगा? हाँ, यहाँ तुम गड़बड़ करोगे. यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों की वजह से आएगा, है ना. होमोजाइगस क्या है p स्क्वायर, हेट्रोजाइगस क्या है 2pq. बस यही करना है. p स्क्वायर कितना आएगा, p स्क्वायर यानी कि ये तो q है, ये 0.80 का स्क्वायर. परसेंटेज के टर्म में लाओगे 8 का स्क्वायर 64% 2pq यानी कि 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8. 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो यानी कि प्लस 32%. 4 5 6 6 7 8 9 यानी कि 96%. सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 96 यानी कि ऑप्शन नंबर 4. बहुत क्लियर है, सिंपल सी बात है. उसने बोला है कि डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा, इसकी क्या परसेंटेज निकालनी है. तो डोमिनेंट ट्रेट तो जीनोटाइप से पता चलेगा ना, मैं जो जीनोटाइप एक्सप्रेस कर रही हूँ वही मेरा ट्रेट हो जाएगा. तो डोमिनेंट तो होमोजाइगस की वजह से भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस की वजह से भी हो सकते हैं, तो दोनों को सम करना पड़ेगा ताकि रिसेसिव वाला पोर्शन एलिमिनेट हो जाए. तो p का स्क्वायर 0.80 का स्क्वायर परसेंटेज के टर्म में लाओगे 64% और 2pq तो 96 के परसेंटेज के टर्म में लाओगे तो ये 32 आ जाएगा. ठीक है, दोनों का सम करोगे तो 96%. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. अगर वो बोलता कि तुम्हें रिसेसिव का बताना है, अगर उसने रिसेसिव का पूछा होता तो तुम्हें केवल और केवल q स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन डोमिनेंट क्योंकि दोनों वजह से होता है इसीलिए, तो तुम्हें यानी कि थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए, और ये तो बहुत ही बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ रैंडम मीटिंग population frequency of disease causing recessive allele is 80%. What would be the frequency of carrier individual? Carrier, जब भी carrier आ जाता है it means capital A small a, यानी कि वो तुमसे heterozygous का पूछ रहा है, यानी कि वो तुमसे 2pq पूछ रहा है. तो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा. बताओ. पहले बता रही हूँ, इतनी मैथ्स मत तिगड़ी लगाने लग जाना, पॉइंट्स को सॉल्व करने लग रहा है, इतना नहीं करना है. बस नियर बाय आ जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. टाइम सेव करो, टाइम मैनेज करो. तो देखो भाई, रिसेसिव अलील की 80% दी हुई है. अलील है, एक से कम होना चाहिए, तो इसको तुम कर दोगे 80/100 यानी कि आ जाएगा Q इज गोइंग टू बी और 0.8. रिसेसिव का दिया हुआ है ना, इसीलिए. ठीक है, P क्या आ जाएगा, P इज गोइंग टू बी 0.2. 2pq क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8. 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 यानी क्या आ जाएगा 32%. सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, 32%. है ना क्लियर. तुम्हें बस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन तुमसे क्या जानना चाह रहा है, क्या नॉलेज लेना चाह रहा है. बेसिक फॉर्मूला तो तुम्हारा वही है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कब वो अलील जानना चाह रहा है, कब वो जीनोटाइप जानना चाह रहा है. इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. आया समझ में. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं.
तुम पहले सॉल्व करोगे इसका आंसर, तब मैं इसका आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज 0.7, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप। रिसेसिव फिनोटाइप वर्ड पे फोकस करना, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे बहुत बच्चों के आंसर गलत आ सकते हैं, बहुत बच्चों के आंसर सही आ सकते हैं, क्योंकि जो दो आंसर्स आ सकते हैं यहाँ पे दोनों ही आंसर्स लिखे हुए हैं। चलो क्वेश्चन में गिवन क्या है, डोमिनेंट अलील यानी कि पी की वैल्यू गिवन है 0.7, क्यू की वैल्यू पता है 0.3, 0.3 आ गया आंसर, नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारी गलती है। गलती क्या है, वो फिनोटाइप का पूछ रहा है, एंड फिनोटाइप इज नॉट ड्यू टू अलील, फिनोटाइप इज ड्यू टू जीनोटाइप। तो रिसेसिव का जीनोटाइप क्या आ जाएगा, Q का स्क्वायर, which gives you 0.3 into 0.3, which is going to be 0.09. So option number second is the right answer. आया समझ में? You must know what he wants to know by understanding the knowledge given in the question, by understanding the information given in the question. कहाँ ट्रेट है, कहाँ फिनोटाइप है, कहाँ अलील है, कहाँ जीनोटाइप है, सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए, बिकॉज फिनोटाइप इज नॉट पॉसिबल बाय इंडिविजुअल अलील, ठीक है। इट रिक्वायर्स जीनोटाइप, यानी कि एलील्स का कॉम्बिनेशन तुम्हें चाहिए ही होगा। बढ़िया, आया मजा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ पर्टिकुलर लोकस frequency of A allele is 0.6 and that of दूसरे वाले is 0.4, यानी कि P है 0.6, Q है 0.4. What would be the frequency of heterozygous in a random mating population at equilibrium? भाई ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, अब तो ये तो तुम्हारे लिए चीटी के बराबर सवाल हो गया। हेट्रोजाइगस का पूछ रहा है 2PQ यानी कि 2 into 0.6 into 0.4, ठीक है। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, यानी कि 0.48, ऑप्शन नंबर थर्ड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रिकैपिचुलेशन थ्योरी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या थी? रिकैपिचुलेशन थ्योरी मतलब चीजें रिपीट हो रही हैं, तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी की लाइन थी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। किसने कहा था ये? अर्नस्ट हैकेल, है ना। बट इसका जो डिसअप्रूव करने वाला साइंटिस्ट था वो कौन थे? वॉन बेयर, है ना, वो इसको डिसअप्रूव कर रहे थे। तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी बोलती है ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को रिपीट्स करती है, वेयर ऑन्टोजेनी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर्स डिसअपीयर्ड ड्यूरिंग, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था ना वन शॉट में, वहाँ पे हमने पढ़ा था मीसोजोइक वाला जो पीरियड मतलब एरा था, उसमें पीरियड्स कौन कौन से थे? जुरासिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस, है ना। तो क्रिटेशियस में हमारा मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिस वजह से हमारे डायनासोर्स डिसअपीयर हो गए थे, तो इट इज गोइंग टू बी क्रिटेशियस। जुरासिक में और ट्रायसिक में ये वाला वो पीरियड है, जुरासिक जहाँ पे डोमिनेट करे थे डायनासोर्स, क्रिटेशियस में जाके दे गॉट एक्सटिंक्ट। Next question. This question is a part of morphology of flowering plants as well as evolution. So potato and sweet potato ये क्या होते हैं? potato पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए, potato is a stem modification और इसको हम बोलते हैं tuber, है ना। and sweet potato is a root modification and it is called as tuberous रूट, ठीक है। तो ये क्या है? एडिबल पार्ट्स होते हैं विच आर हैमोनी होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस क्या होता है? जिनका ऑरिजिन सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। एंड एनालॉगस क्या होते हैं? जिनका ऑरिजिन डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम है। तो ये दोनों आपस में देखो ऑरिजिन तो इनका अलग है। कैसे अलग है? पोटैटो स्टेम से और स्वीट पोटैटो रूट से, तो इसका मतलब दीज आर एनालॉगस, फंक्शन सेम है, दैट इज एडिबिलिटी। तो क्या हो जाएगा इसका? these have edible parts which are analogous organs, option number second.
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पूल इज genotype of an individual of a population, different genes of all individuals of a species found in an area, pool of artificially synthesized gene या genes of a gene. क्या होता है जीन पूल? इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, एक इंडिविजुअल का पॉपुलेशन में जीनोटाइप तो नहीं होता, हमें तो सारे इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन में जीनोटाइप देखने हैं, ठीक है? सो डिफरेंट जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. तो देखो बच्चों, पॉपुलेशन क्या होता है? सेम स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं, तो हमें सबका ही जीन देखना है, कौन कौन सा कलेक्शन है जीन्स का, दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल. तो ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल की बात करी गई है, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन नंबर 2. डिफरेंट जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल, एक नहीं सबकी बात करनी है, वो जीन पूल होगा. एक की बात करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी द जीनोटाइप और द जीनोम. समझ में आया? नेक्स्ट, some bacteria are able to grow in streptomycin containing medium due to. क्या बोल रहा है? देखो, अगर कोई भी बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक वाले मीडियम में ग्रो कर पा रहा है, सो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ अडेप्टेशन रही होगी उस मीडियम में रहने के लिए. बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड्स होते हैं जहां पर जहां पर अलग अलग एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस के लिए उनके पास जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. तो अगर ये बैक्टीरिया सरवाइव कर पा रहा है तो इसके अंदर क्या रहा होगा? नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है? इंड्यूस म्यूटेशन तो नहीं है इंड्यूस कराई हुई. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी नहीं जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? अलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है स्मॉल पॉपुलेशन पे. तो वो सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि नेचुरली सिलेक्टेड है. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कम्स फ्रॉम. कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि acquired characters can also get inherited? Was it Darwin? Was it Lamarck? Was it neo-Lamarckism or neo-Darwinism? neo-Darwinism बच्चों ये मैंडल और डार्विन का संगम है. मैंडल और डार्विन ने मिलकर कुछ कंसेप्ट दिया था, वो है ये. तो ये किसने कहा था? लेमार्किज्म. लेमार्क की थ्योरी, जीन बैप्टिस्ट से लेमार्क, डी लेमार्क. लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी, लार्जेस्ट सीसी किस ऑर्गेनिज्म की थी? ठीक है, तो जैसे जैसे हम ह्यूमन एवोल्यूशन में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही थी. 500 से लेकर हम 900 पे गए, फिर हम 1350 पे गए, 1400 पे गए, इस तरीके से. तो सबसे ज्यादा जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, बच्चों को लगेगा निएंडरथल मैन, बट इनकी थी 1350. ठीक है, सबसे ज्यादा थी क्रो-मैग्नन की. क्रो-मैग्नन की थी समथिंग अप्रोक्सीमेटली 1400 सीसी, 1400 टू 1600 इतना था. तो सबसे ज्यादा क्रो-मैग्नन की है. ठीक है, sickle cell anemia has been eliminated from African population because. sickle cell anemia को अफ्रीकन पॉपुलेशन में से क्यों एलिमिनेट किया गया? It is controlled by recessive gene. It is not a fatal disease. It provides immunity against malaria. It is controlled by. एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि it is like निएंडरथल मैन्स की थी 1400, होमोसैपियंस की है 1350 और इनकी है 1600 सीसी. हाँ, अब सही है, थोड़ा रटने वाली चीजें ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है. निएंडरथल मैन की थी 1400, क्रो-मैग्नन की थी 1600 और हम इंसानों के 1350. होमो सैपियंस 1350 सीसी. ठीक है, हाँ. तो सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन पॉपुलेशन. क्यों एलिमिनेट नहीं किया गया अफ्रीकन पॉपुलेशन में से? इट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन. इट इज नॉट अ फेटल डिसीज. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया. इट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन. सीधी सी बात है, सिकल सेल एनीमिया हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, जहाँ पे हमें पता चला था कि प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस है, जहाँ पर एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कोड करता है. तो सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को होता था उनको मलेरिया का इन्फेक्शन नहीं होता था. एंड ऑब्वियसली बात है, इट इज अडेप्टेशन विच इज सेलेक्टेड बाय नेचर. स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस वाला कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया. और कोई चीज अगर हमारे सर्वाइवल की रेट को बढ़ा रही है तो ऑब्वियसली बात है नेचर इज गोइंग टू सेलेक्ट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kgs. वेट है न्यूबॉर्न का, वो 2 से 5 kg के रेंज में है. ठीक है,
97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3. मान लो ये 3 है, ये this is 3, this is 4. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 97% जो है उनका वेट है 3 to 3.3. मान लो ये है 97%. ठीक है, इसके बाद survive whereas 99% of the infants born with weight 2 to 2.4 at this time. ये बोल रहा है कि मान लो 99% इंडिविजुअल्स हैं, 99% जो यहाँ और कहाँ ग्रो कर रहे हैं 2 to 2.5 और 4.5 to 4 यहाँ पे. इस तरीके से मतलब उसने ग्रेडेशन बता रखा है. ये बोल रहा है कि हमारे पास एक रेंज है. रेंज क्या है? 2 से 5 किलो की. तो 97% जो बच्चे हैं वो 3 से 3.3 की कंडीशन में और वो सर्वाइव कर रहे हैं. बाकी के जो यहाँ वाले हैं और जो यहाँ वाले हैं वो डाई आउट कर रहे हैं, मर रहे हैं. तो इस तरीके से कौन सा नेचुरल सिलेक्शन का टाइप होगा ये? तो तुम देख पा रहे हो कि एक्सट्रीमिटीज डिमिनिश हो रही है और मीन वैल्यू बढ़ती जा रही है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. अगर ऐसा होता कि ये भी मर रहे हैं और 5 वाले जो है वो सक्सीड कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शनल हो जाता. अगर ये दोनों कर रहे होते, ये डाई आउट कर रहे थे, तो ये डिसरप्टिव हो जाता. अब मीन वैल्यूज ही बढ़ रही है और साइड वालीज नहीं बढ़ रही है, तो इट इज गोइंग टू बी द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता था? रैंडम चेंज जो किसी की भी एलीलिक या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज में होता था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट ऑपरेट्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन. स्मॉल पॉपुलेशन में वो चेंज बहुत जल्दी दिखेगा एज कंपेयर टू लार्ज पॉपुलेशन. सो दिस इज सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन, कंटिन्यूस जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन. तो ये भी गया. कंटिन्यूस जीन माइग्रेशन तो जीन से हो जाती है. तो ऑप्शन नंबर 1 सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन. मैम माइग्रेशन कहाँ से आ गया? क्योंकि तुम्हें पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 टाइप होते थे. फाउंडर इफेक्ट जहाँ पे माइग्रेशन होता था एंड योर बॉटल नेक इफेक्ट. ठीक है, तो फाउंडर इफेक्ट की टर्म में है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सडन माइग्रेशन. सडन वर्ड पर फोकस करना है, रैंडम होना चाहिए. नेक्स्ट, which reptile went back into water to evolve into fish-like reptile. कौन सा ऐसा रेप्टाइल था, डायनासोर था, जो वापस पानी में चला गया था? तो ये तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें था इक्थायोसॉरस. इट वेंट बैक टू वाटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हुगो डी व्रेस वर्कड ऑन. हुगो डी व्रेस ने म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया था, तो उन्होंने किस पे काम किया था? सो ही वर्कड ऑन इनोथीरिया लेमार्कियाना. और इनोथीरिया लेमार्कियाना का कॉमन नेम क्या है? इवनिंग प्राइम रोज. क्लियर? आया समझ में? चलो नेक्स्ट. द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज. तो ह्यूमन इवोल्यूशन की लाइन क्या है मैं बताती हूँ. सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, उसके बाद क्या थे? रामापिथेकस थे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथैलिस यानी कि निएंडरथल मैन और फिर होमो सैपियंस. ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है. तो अब तुम इस ऑर्डर से देख लो. क्रो-मैग्नन का यहाँ पे जिक्र नहीं है. सो सबसे पहला रामापिथेकस देखते हैं. सबसे पहले इसमें से जो आ रहा है रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस. सही है. ये पहले ऑप्शन में क्या है? ऑस्ट्रेलो के बाद रामा, जबकि ऑस्ट्रेलो रामा के बाद आता है, तो ये गलत. होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये गलत. रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, ये सही है. ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पे क्या गलत है? रामा को सेकंड पोजीशन पर रखा गया है, तो तुम्हें ये रखना है ड्रायो, रामा, ऑस्ट्रेलो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड होमो सैपियंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द नेचुरलिस्ट हु केम अबाउट विद द सेम आइडियाज ऑफ द डार्विन. डार्विन के जैसा ही सेम आइडिया देने वाले जो नेचुरलिस्ट थे उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड वॉलिस. फिर थॉमस माल्थस क्या थे? थॉमस माल्थस के ऐसे से इंस्पायर होके हमारे जो डार्विन है उन्होंने अपना ये
रूट स्टार्ट किया था नेचुरल सिलेक्शन के लिए। इन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस टू पीक्स आर फॉर्म्ड, टू पीक्स यानी कि इस टाइप से, ये और ये दो पीक्स बन रहे हैं। जब भी एक्सट्रीमिटीज फेवर होती हैं तो दैट काइंड ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव सिलेक्शन, है ना। सो इट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में तो एक ही पीक, बोथ वन एंड थ्री क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही पीक बनती है, ऐसे एक ही। डायरेक्शनल में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, डिसरप्टिव में ऐसे हो जाएगा, तो टू पीक्स की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? The skull of adult chimpanzee is like the modern adult man. The skull of baby chimpanzee is like modern adult man. Skull of baby chimpanzee is exactly similar to adult chimpanzee, and skull of baby chimpanzee and adult chimpanzee has no resemblance to skull of human. मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये तो हमें कोई इवोल्यूशन चैप्टर में मिला ही नहीं, है ना। लग रहा है कि ये इवोल्यूशन चैप्टर का है या फिर बाहर का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया है। ये वाला डायग्राम देखा है एनसीईआरटी में। इसमें पहला वाला जो डायग्राम है वो है एक अडल्ट ह्यूमन का, सेकेंड डायग्राम है जो स्कल है वो एक बेबी चिंपैंजी का, एंड थर्ड डायग्राम इज अडल्ट चिंपैंजी। तो क्वेश्चन पूछ रहा था ह्यूमन का जो स्कल है वो किससे ज्यादा मैच कर रहा है। तो एनसीईआरटी में देखो नीचे लाइन लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द एडल्ट चिंपैंजी, व्हिच इज वेरी मच ऑब्वियस। इस बच्चे का जो स्कल है वो इससे ज्यादा मैच कर रहा है एज कम्पेयर टू ये वाला स्कल इससे मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्नाउट है वो निकला हुआ है, प्रोग्नेथस जॉज। सो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन, द स्कल ऑफ एडल्ट चिंपैंजी नहीं, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज लाइक मॉडर्न एडल्ट मैन, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज लाइक मॉडर्न एडल्ट मैन, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी गो थ्रू करना, क्या वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट, व्हिच वर्टिब्रे इवॉल्व्ड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस, कौन से वर्टिब्रे हैं जो सबसे पहले एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुए थे, इवॉल्व हुए थे। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म सीलोकैंथ या फिर लोबफिन फिशेस, है ना, उनका भी वो भी मिला था हमें, अभी वो भी मिले थे हमें कुछ 1980 कुछ ऐसे ईयर में मिले थे हमें सीलोकैंथ। तो सीलोकैंथ को और क्या बोलते हैं, लोबफिन फिशेस। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। अरे ये तो लोबफिन फिशेस लिखा ही हुआ है, इट इज सीलोकैंथ, इसका दूसरा नाम। ठीक है। नेक्स्ट, What is the sequence in the evolution of mammals? Mammals के evolution में क्या sequence follow किया जाता है? So, option number 1, fish, amphibians, birds, mammals, insects, insects का तो नाम ही नहीं लेना है, fish, amphibians, reptiles, mammals, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को लगेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं ना, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, बट ये नहीं है। हमारे जो मैमल्स हैं दीज आर ऑल्सो इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, सो इट इज ऑप्शन नंबर 3, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल से ही हमारे बर्ड्स रिलीज हुए थे और रेप्टाइल से ही हमारे मैमल्स ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement from the following. Darwinian variations are small and directionless. Fitness is the end result of ability to get adapt and get selected by nature. All mammals except whales and camels have 7 cervical vertebrae, and mutations are random and directional. बताओ, नीचे से शुरू करूं तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, म्यूटेशंस रैंडम होते हैं? रैंडम तो होते हैं लेकिन डायरेक्शनल होते हैं तो नहीं, डायरेक्शनलेस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, whales and camels have 7, all mammals except whales and camels have 7 cervical vertebrae, ये भी गलत है। Fitness is the end result of ability to adapt and get selected by the nature, which is very true। डार्विनियन फिटनेस की बात चल रही है यहाँ पे, और फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि ये डायरेक्शनल होती थी डार्विन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस इज ऑप्शन नंबर 2। आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर वॉज ओरिजिनल आइडिया ऑफ, किसका ओरिजिनल आइडिया था? मैंने तुम्हें साइंटिस्ट का नाम बताया था, इट वॉज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये फ्रेज बोला था, आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये लाइन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने बोला था?
हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं? नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं चाहती हूँ अब जाने से पहले एक क्वेश्चन हार्डी विनबर्ग पर भी कर लिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous recessive individuals in a population is 16%. How many of them are carrier? बताओ, इसमें तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है 16%, तो इनमें से कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैरियर रहे होंगे, कैरियर होंगे? करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। होमोजाइगस रिसेसिव पॉपुलेशन है 16%, यानी कि 16/100 विच इज गोइंग टू गिव यू, ये क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 0.4। ठीक है, अगर ये 0.4 है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6। और अगर ये ऐसा है तो कैरियर क्या होता है? 2pq विच इज गोइंग टू गिव यू 2 × 0.4 × 0.6, 6 4 24, 24 × 2 48, यानी कि 48%। समझ में आया? क्लियर है? चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इवोल्यूशन के। मेरा मेजर टारगेट था कि तुम एक बार हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, ताकि उनसे तुम्हें डर ना लगे, क्योंकि इवोल्यूशन में जो थोड़ा डरावना टॉपिक है वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वाला ही होता है। कंसेप्चुअल नॉलेज उसकी थोड़ी सी समझने में इंपॉर्टेंट भी है और दिक्कत भी आती है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे, समझ में आया होगा। सी यू सून विद द नेक्स्ट चैप्टर्स एंड नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।